हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम 1.1 का सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग क्लास 9th में संख्याएं चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और आपको संख्या के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता होगा, पर इस चैप्टर में कुछ संख्याएँ हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं, जिनका हम उपयोग करने वाले हैं। तो पहले हम उनका रिवीजन करेंगे, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली संख्या है ऋण या अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग न हो तो ऐसी संख्या को ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहा जाता है। अच्छा, वैसी संख्या जिसमें एक या उस संख्या के खुद के अलावा भाग न लगे, जैसे कि हम 4 लेते हैं। 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? सिर्फ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 खुद हो सकता है। तो अभाज्य संख्या होता है जिसमें एक गुणनखंड हो और स्वयं गुणनखंड हो, उसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या गुणनखंड ना हो। पर 4 का एक और गुणनखंड 2 भी है, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। 4 एक भाज्य संख्या है। पर वहीं हम अगर 7 लेते हैं, 7 का गुणनखंड एक से कट सकता है 7, दूसरा 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेगा। तो 7 जो है वो एक और स्वयं से सिर्फ विभाजित हो रहा है, तो वैसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों होता है? एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। एक का गुणनखंड क्या है? एक सिर्फ खुद से कटता है, सिर्फ एक और खुद से कटता है, सिर्फ एक और एक से ही कटेगा एक। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि एक से कटे और खुद से कटे, या सिर्फ और सिर्फ एक से कटता है, इसलिए यह अभाज्य भी नहीं है। और एक जो है भाज्य इसलिए नहीं क्योंकि यह स्वयं से कटता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, इसलिए यह भाज्य भी नहीं है। तो एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। अगला हमारा संख्या है सह अभाज्य संख्याएं। वैसी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि 12 और 16 अगर हम लेते हैं, 12 और 16 का हम गुणनखंड लिखेंगे। 12 तो एक 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और खुद 12 से भी कट जाएगा। 16 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 16 हो सकता है। 12 और 16 में 2 हम मैच करता है, 2 गुणनखंड मैच करता है, फिर 4 मैच कर रहा है, 2 और 4 मैच कर रहा है। पर इसका परिभाषा क्या है सहअभाज्य का? कि सिर्फ 1 हो, इसका गुणनखंड क्या हो? सिर्फ 1 हो, लेकिन इसमें 2 और 4 भी है, तो यह को प्राइम नंबर नहीं है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 15 और 16। 15 और 16 को अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 15 का क्या होता है गुणनखंड? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और खुद 15 भी हो सकता है। 16 का फिर से यही होगा 2, 4, 8 और 16, 2, 4, 8 और 16 और एक भी होता है। एक तो सारे संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो इसमें क्या मैच कर रहा है? बस एक ही मैच कर रहा है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक और एक ही गुणनखंड है इसका। 15 और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, तो यह क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। जैसे कि 15 और 16 का HCF निकालेंगे अगर हम 15 और 16 का, तो पहले एक बार में जाएगा, यहाँ पे 15 आएगा, शेषफल कितना आया? 1 आया। फिर 1 से 15, ये 15 यहाँ पे आता है, ये 15 बार में हम घटा सकते हैं। HCF कितना आया इसका? 1 आया। तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना आता है? HCF ऑफ 15 एंड 16, HCF ऑफ 15 और 16 कितना है हमारा? 1। तो याद रखेंगे क्या होता है? सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अगला हमारा
टॉपिक है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक है परंतु q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। p बाई क्यू के रूप में अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ p क्या होता है? p को बोलते हैं हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं, और q जहाँ होता है उसको बोलते हैं हर। सपोज 2/5 लेते हैं हम, यहाँ पे 2 क्या है? p है, 5 क्या है? q है। 2 p है और 5 q है। 2 को हम अंश बोलेंगे, अंश की जगह पे कौन सी संख्या है? 2, और हर की जगह पे 5 है। अगर कोई और संख्या लेते हैं, अच्छा अब इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप सिर्फ 3 लीजिए, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 में 1 से भाग देने पे हमारा वापस से 3 आ जाएगा, तो हम 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे p की जगह पे है 3, q की जगह पे है 1, तो ये भी p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप 0 लेते हैं अगर, तो 0 के नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं। 0 के पास 1 रखें, 0/2 रखें, 0/3 रखें, सबका मान क्या आएगा? 0 आएगा। 0/1 का भी मान 0 आएगा, 0/2 का भी मान 0 आएगा, 0/3 का भी मान 0 आएगा। तो यहाँ पे p की जगह पे सारे में क्या है? p की जगह पे 0 है। q की जगह पे क्या है? q की जगह पे 1, 2, 3 या फिर आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो 0 भी p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि p और q के जगह पे जो संख्याएं होती हैं, अंश और हर में जो संख्याएं होती हैं, अगर तो ये परिमेय संख्या का सबसे सरलतम रूप है, जैसे कि आप 16/18 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। पर ये 2 से कट के 8 बार में आ जाता है, ये 2 से कट के 9 आ जाता है, तो ये 8/9 ये होता है सरलतम परिमेय संख्या। सरलतम जो रूप होता है परिमेय संख्या का वो होता है 8/9। तो 8 और 9 जो है, 8/9 जो है, इसमें 8 और 9 क्या होंगे? सह अभाज्य संख्या होंगे। सह अभाज्य संख्या है। 8 और 9 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि p एवं q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जो परिमेय संख्या है उसमें p बाई क्यू में हम q को 0 नहीं लिखते हैं। जो हर का जो जगह होता है वहां पे हम लोग 0 नहीं लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि q के जगह पे हम 0 लिखते हैं, जैसे कि हम 5/0 लिखते हैं, तो क्या हम 0 से 5 में भाग दे सकते हैं? अगर हम 0 से 5 में भाग देते हैं, अगर यहाँ पे 1 रखें आप तो भी 0 आएगा। अगर आप 2 रखते हैं तो भी यहाँ पे 0 आएगा। अगर आप 3 रखते हैं तो भी यहाँ पे 0 आएगा। तो मतलब हम हर वक्त सिर्फ 5 बच जाता है। अगर आप 0 में किसी और भी संख्या से 23 में भी भाग दें, यहाँ पे कुछ भी रखें, आप 6 रखें, 7 रखें, कुछ भी रखें, तो आप क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, वापस से 30 आ जाता है। तो हमें 0 से भाग करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर वही संख्या हमको शेष में मिल जा रही है। इसलिए क्या बोलते हैं? 5/0 को माना गया है कि यह अपरिभाषित है। यह अपरिभाषित है। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि आप -∞ से चले, अगर यहाँ पे आप -30 ले लें, -19 ले लें, -3, -2, -1 ले लें, फिर 0 शामिल करना है इसमें, फिर 1, 2, 3, 30, या फिर आप जहां तक लिख सके यहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक। आप ये क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इन्फिनिटी तक क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर आप नंबर लाइन पे देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को, तो यहाँ पे अगर हम 0 माने तो
1 आता है यहाँ पे, 2 आता है, 3, फिर 4, फिर 5। इधर क्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, -1, -2, -3, -4, -5। 1 से लेकर 5 तक की जो संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, 5 नहीं, इन्फिनिटी तक की, इधर इन्फिनिटी जो होती है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं उनको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर प्राकृत संख्या में हम लोग 0 मिला देते हैं तो ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और अगर आप पूरी नंबर लाइन की बात करें तो उनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जो हमारा चैप्टर है, अगर आप पूरी नंबर लाइन की बात करते हैं तो उन्हें वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हम वास्तविक संख्या देखेंगे अब। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं यानी इनको हम बोलते हैं रियल नंबर। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हमारे जैसे कि 2/5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। फिर अगर हम रूट अंडर में कुछ संख्या लेते हैं, अंडर 3 हो गया, रूट अंडर 9 हो गया, रूट अंडर 25 हो गया, या फिर हम रूट अंडर 13 लेते हैं। ये सारे क्या हैं, वास्तविक वास्तविक संख्याएं संख्याएं हैं। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर लाइन की सारी संख्या, नंबर लाइन की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ तक हमने संख्याओं का पूरा रिवीजन कर लिया है जितना हमें इस चैप्टर में ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, अंकगणित के आधारभूत परिमेय जो कि है चैप्टर का शुरुआत, 1.1 का शुरुआत जो है अंकगणित के आधारभूत परिमेय से होता है। अंकगणित का आधारभूत परिमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब, अगर कोई संख्या हम लेते हैं कि जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 35 ले लेते हैं, 35, इसको हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से करते हैं, कितना बार में जाएगा, 7 बार में। तो क्या आता है 35 का अभाज्य गुणनखंड, 5 गुना 7। तो अंकगणित का आधारभूत परिमेय कहता है कि 35 का जो अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 7, यह सिर्फ एक और एक ही हो सकता है, 35 का कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 35 का सिर्फ एक ही गुणनखंड हो सकता है, 5 और 7। अगर 7 गुना 5 एक और बना सकते हैं, अगर आप इसको क्रम को अगर भिन्न भिन्न माने, 5 और 7 को अलग माने और 7 और 5 को अलग अलग माने तो दूसरा दूसरा हो सकता है। लेकिन अगर 5 गुना 7 और 7 गुना 5 तो एक ही होता है ना, 5 गुना 7 को 35 लिख सकते हैं, 7 गुना 5 को 35 लिख सकते हैं। 5 और 7 और 7 और 5 के क्रम को आप अलग अलग ना माने तो 35 का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक और एक ही होता है। फिर अगला हमारा प्रमेय है, प्रमेय 1.2 बोलते हैं इसको। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। प्रमेय 1.2 समझेंगे। अगर कोई संख्या है जैसे कि P है और ये m स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रही है, m स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रही है, अगर ये p m स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो m स्क्वायर बटा p बराबर भी कोई पूर्णांक होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा ना m स्क्वायर बाई p करने पे। तो m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m गुना m लिख सकते हैं और बटा p बराबर इंटीजर।
हम क्या कर सकते हैं, m गुना m है और p यहाँ नीचे एक ही है, तो p या तो इस m को विभाजित करेगा या तो इस m को विभाजित करेगा, तभी तो यहाँ इंटीजर आएगा ना। p अगर इस m को विभाजित करता है तो भी m p से विभाज्य है, अगर p इस m को विभाजित करता है तो भी m p से विभाज्य है। तो इस तरह हमें क्या ज्ञात होता है, इस तरह ज्ञात होता है कि अगर m स्क्वायर p से विभाज्य है तो m भी p से विभाज्य होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस प्रमेय 1.2 का हम यूज करेंगे चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला हमारा प्रमेय है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। पहले √2 एक अपरिमेय संख्या है को प्रूफ करने के लिए हम मानेंगे सबसे पहले कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसा होता है, p/q के रूप में होता है। तो √2 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। और अभी हम पढ़ के आए हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, और p और q क्या होता है, सह संख्या होता है। p और q सह अभाज्य संख्या होता है। √2 बराबर p/q, q बराबर नहीं है 0 के, और p और q सह अभाज्य संख्या होता है। अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। √2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ऊपर p² हर में आ जाएगा q²। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है इधर गुना में, इधर आएगा क्या हो जाएगा भागा में, और q² यहाँ पे भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। तो इस q² को इधर लाएंगे और p² बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ q² क्या है, एक पूर्णांक है, q² एक पूर्णांक है। p² में 2 से भागा देने पे हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि p² 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम देखते हैं कि p² लिखेंगे, p² 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए अभी हम थ्योरम 1.2 जो कि प्रमेय 1.2 है क्या पढ़ के आए हम, p² अगर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम मानेंगे अगर p 2 से विभाज्य है, तो अगर p 2 से विभाज्य है और p/2 कितना होगा, फिर p अगर 2 से विभाज्य है तो p/2 को हम m लिख सकते हैं, जहां m एक क्या है पूर्णांक है। अगर p में हम 2 से भागा देंगे कोई ना कोई तो पूर्णांक ही आएगा, अगर पूरा विभाज्य है तो p/2 को हम क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं। तो p बराबर कितना हो जाएगा 2m, p बराबर 2m। 2 को हम इधर भागा में है तो उधर हम गुना में भेज सकते हैं, p बराबर आएगा 2m। अब फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा आएगा p² बराबर 2 का वर्ग होता है 4 और m का हो जाता है m²। p² बराबर 4m² आता है हमारा, और यहाँ से p² का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, p² बराबर लिख सकते हैं p² बराबर 2 में q² का गुना
यहाँ पे क्यू स्क्वायर भाग में इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा 2q²। पी स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 2q² है, तो पी स्क्वायर को 2q² से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 4m²। पी स्क्वायर को हम 2q² लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 से 4 को कटा सकते हैं 2 बार में। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आता है हमारा 2m²। अब यहाँ पे देखेंगे क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है। q²/2 करने पे हमें अगर यहाँ पे गुना में है तो q² में नीचे हम भागा में कर सकते हैं। q² में 2 से भागा देने पे क्या आ रहा है हमारा m² आ रहा है। अगर m एक पूर्णांक है तो m² भी एक पूर्णांक होगा। अगर m एक पूर्णांक है, यहाँ पे हम लोग सपोज किए थे m एक पूर्णांक है तो m² भी पूर्णांक होगा, अर्थात q² जो है वो 2 से पूरा विभाज्य है। q² जो है वो 2 से पूरा विभाज्य है। लिखेंगे चूंकि q² 2 से पूर्णतः विभाज्य है, q² 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अच्छा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या लिखे थे हम, p 2 से विभाज्य है, और फिर अभी हम क्या लिख के आ रहे हैं कि q भी 2 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए p और q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और ऑलरेडी हम लोग p और q को सह अभाज्य संख्या मान चुके हैं, और सह अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें सिर्फ एक गुणनखंड होता है। p और q में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड मिलना चाहिए था, पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मिल रहा है p और q के बीच में। तो यह क्या है, यह विरोधाभास है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे हम √2 को हम सिद्ध कर सकते हैं एक परिमेय संख्या है। अब चैप्टर में ऐसे ही कुछ संख्या दे देगा जो कि एक अपरिमेय संख्या का, और बोलेगा कि प्रूफ करिए कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसी मेथड को यूज करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्या है हमारा 12, 15 और 21। सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का, फिर 15 का और फिर 21 का। 12 किस चीज से कटेगा, किस अभाज्य संख्या से पहले कटेगा, तो फिर 2 से कटेगा 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आएगा। 15 सबसे पहले 3 से कटेगा 5 आएगा। 21 कटेगा 3 से 7 बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, फिर 15, फिर 21। 12 का क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। फिर 15 का लिखेंगे 3 गुना 5, और फिर 21 का 3 गुना 7। अब देखेंगे तीनों में मैच कौन कर रहा है, 12, 15 और 21 में कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो मैच कर रहा है। तो हमारा 3 मैच कर रहा है, एक एक का, एक 3 इसमें, एक 3 इसमें और एक 3 इसमें, तीनों मैच कर रहा है। हम इसको मैच करा देंगे ऐसे। अब लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15, 21 बराबर
12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मैच करती है उसको 12, 15 और 21 का HCF बोलते हैं। तो 12, 15 और 21 में कौन सी संख्या मैच कर रही है? 3 मैच कर रही है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा? HCF। अब देखेंगे LCM ऑफ 12, 15 और 21। हम LCM की बात करें तो LCM में एक तो 3 मैच कर रहा है, तो हम 3 गुना लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 2 कितनी बार आया है ऊपर? 2 बार में। 2 किसी और में आया है? नहीं आया है, तो यहाँ पे 2 बार आया है, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर गुना, फिर एक बार 5 आया और एक बार 7 आया है, तो लिखेंगे 5 गुना 7। क्या हो जाएगा हमारा? 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 420 आ जाएगा हमारा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का LCM और HCF निकालना है। क्वेश्चन क्या है हमारा दूसरा? 6, 72 और 120 का। तो फिर हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का, फिर 72 का और फिर 120 का। 120 का ये 2 से करेंगे 3 बार में जाएगा, फिर ये 2 से करेंगे 36 बार में जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे कितना बार में जाएगा? 2 से 18 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 टाइम 9। 120 जो है सबसे पहले 2 से कटेगा 60 बार में, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में और फिर 3 से कटेगा 5 बार में। फिर यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम लिखेंगे। 6 इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 6 का अभाज्य गुणनखंड हमारा है 2 गुना 3। 72 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर 120 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 3 तो 2, 1 3 और 1 5। हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, फिर लिखेंगे 2 कितनी बार है? 2 है 3 बार हमारा, तो लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 3 कितनी बार है? 2 बार में है, 2 बार है तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। फिर 2 इसमें कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे गुना 3 एक बार है, फिर 5 एक बार है। अब हम HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। 6, 72 का और 120 का HCF। 6, 72 और 120 का HCF। HCF में क्या बोले थे कि सबसे पहले तीनों में मिलाना है। कौन सा अभाज्य गुणनखंड कॉमन है? कौन सा संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में उभयनिष्ठ है? तो उभयनिष्ठ के लिए हम देखेंगे 2 तीनों में मैच कर रहा है, 2 तीनों में है, फिर 3 है तीनों में और फिर 5 है। 5 सिर्फ इसमें ही है, तो 5 को हम गुना के रूप में यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर 2 और 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 है, तो इसमें जो सबसे बड़ा घात है 2 का पावर 3 सबसे बड़ा घात है। 2 का पावर 3 यहाँ भी है, 2 का पावर 3 यहाँ भी है और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 होता है। तो तीनों में सबसे छोटा घात देखेंगे, 2 का पावर 1 सबसे छोटा घात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 1 गुना इन तीनों में 3 का सबसे छोटा घात कौन सा है? यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो हमारा 3 का पावर 1 सबसे छोटा घात है, तो हम यहाँ पे 3 का पावर 1 लिखेंगे गुना, और एक हमारे पास अभाज्य के गुणनखंड के रूप में बचता है 5, तो 5 तो यहाँ पे सिर्फ 1 के घात में है यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा HCF के लिए तीनों में ही मैच करना चाहिए। HCF के लिए तीनों में ही मैच करना चाहिए। तो हमारा 2 तो तीनों में मैच कर रहा था, तो हम इसका सबसे छोटा घात ले चुके हैं। 3 तीनों में मैच कर रहा था, तो हम इसमें भी सबसे छोटा घात ले चुके हैं। लेकिन 5 हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। तो HCF हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। अब LCM निकालेंगे हम। लिखेंगे LCM ऑफ 6, 72, 120। 6, 72 और 120 का LCM। अब इसमें LCM निकालने के लिए हमको देखना है सबसे बड़ा घात। तो 2 का सबसे बड़ा घात कितना है? 2 का पावर 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3। फिर देखेंगे
हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक और संख्या 3 है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो इसमें हम लिखेंगे 3 का पावर 2 गुना। फिर हमारा अभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में एक और संख्या क्या है, 5 है। 2, 3 और 5 का अभाज्य गुणनखंड तीनों में मिल रहा है हमको, तो 2 का सबसे बड़ा घात लिख देंगे, फिर 3 का सबसे बड़ा घात लिख देंगे, फिर 5 का सबसे बड़ा घात 5 ही है, तो 5 लिखेंगे। आंसर आएगा हमारा 8 गुना 3 3 9 गुना 5 कितना होता है, 45 गुना 8 बराबर 360 आंसर। अब इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को इन सब सारे फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो हम आइए हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये क्या है फार्मूला में। अगर तो संख्या क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हो और लसा पूछा गया हो, अगर संख्या में पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हो और लसा पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे कि लसा लिखेंगे, लसा इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा, यानी कि यहाँ पे लसा है तो हम हर में यहाँ पे मसा लिखेंगे, ऊपर क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या। फिर यहाँ पे अगर मसा है तो नीचे हम लसा लिखेंगे और ऊपर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा है तो हम नीचे पहली संख्या लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे लसा गुना मसा। फिर अगर पहली संख्या पूछा है तो हम लिखेंगे लसा गुना मसा बटा दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या पूछेगा तो नीचे दूसरी संख्या और ऊपर लसा गुना मसा। बस इतना ही था। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में हम देखेंगे 1.1 का क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए ओके बाय।